नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। वो समर्थ क्लासेस जो आपको बनाएगी हर एग्जाम के लिए समर्थ। तो दोस्तों, हमारा चल रहा है मेवाड़ का गोहिल वंश। इसकी 2 क्लासें हो चुकी है, आज तीसरी क्लास। जिसने भी क्लासें नहीं देखी हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोस को देखें। आज से मैं एक चीज़ और नहीं करने वाला हूँ। जितना भी हमने पढ़ लिया है ना, उससे जुड़े हुए प्रश्न क्लास के अंत में मैं पूछूंगा। तो जिन को भी आंसर आते हो, वैसे मैं जिनने भी पिछली 2 क्लासें देखी है ना, उन प्रश्नों के जवाब आसानी से दे सकता। तो आखिर में देखते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास अटेंड करने के बाद अगर आपको क्लास में जो भी कमी लगे, मुझ में जो भी कमी लगे, वो कमेंट में लिख के बता दिया करें, ताकि अगर हम कुछ गलती कर रहे हो तो हमें पता चले और हम उसको सुधार कर आपके लिए कुछ और बढ़िया कर सकें। बस इतना ही चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तो माता सरस्वती का ध्यान करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो मित्रों, हमारा चल रहा था मेवाड़ का गोहिल वंश। मेवाड़ का गोहिल वंश अब हमने कितना जान लिया। गोहिल वंश की एक शाखा खत्म हो चुकी है, तो वो शाखा कौन सी थी और हम उन लोगों को जानते हैं या नहीं, एक बार देख लें। गोहिल वंश की शाखा में सर्वप्रथम गोहिल, दूसरे नंबर पे कौन था? महेंद्र द्वितीय, फिर बप्पा रावल, और इसके बाद अलग। बहुत से लोगों को दूसरा नाम भी पता होगा इसका, आलू रावल, शक्ति कुमार, और आखिर में रण सिंह। तो जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको तो ये नाम अजीब से लगेंगे, जान पहचान नहीं ना, लेकिन जिन्होंने दोनों क्लासें देख ली है उनको ये नाम बहुत ज़्यादा पहचानने लगेंगे। तो गोहिल को हमने जाना था। गोहिल ने क्या क्या करा है? गोहिल ने करी 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना। इसलिए इसको क्या कहते हैं? गोहिल वंश का संस्थापक। और क्या करा इसने? अब एक वंश की स्थापना कर ली, एक राज्य की स्थापना कर ली, फिर क्या करते हैं? राजधानी बनाते हैं। तो इसने अपनी राजधानी बनाया नागदा। अब ये महेंद्र द्वितीय गोहिल वंश के 8वीं पीढ़ी में जन्म लिया इसने। और क्या करा? अत्याचार किन पर? उन भीलों पर जिनकी सहायता से गोहिल वंश की स्थापना करी, उन्हीं पर अत्याचार कर रहा था। तो इसको भीलों ने मार दिया। अब इसके बाद आते हैं बप्पा रावल, जिनको गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। संस्थापक इन्होंने क्या करा? इनकी भी राजधानी क्या थी? नागदा राजधानी। और याद आ रहा हो ना क्या करा है? इनके गुरु थे हारित ऋषि, उनकी सहायता से
734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ को जीता। चित्तौड़गढ़ जीता किससे? मानवों से। और क्या किया? मंदिरों का निर्माण करवाया। एकलिंग जी का, एकलिंगनाथ जी मंदिर, जो कि कहाँ है? कैलाशपुरी में। इसके अलावा बाकी दो और मंदिर थे, लेकिन उनके बारे में आपको खुद को देखना पड़ेगा वीडियो में। और क्या क्या? सोने के सिक्के चले, सोने के सिक्के कितने के? 115 ग्राम के। पप्पा रावल का मूल नाम क्या बताते हैं? मूल नाम बताते हैं उनका कालभोज। अब बात करते हैं अल्लज की। अल्लज के नाम से तो सबको याद आ रहा होगा आलू रावल। क्या नाम था? आलू रावल। इसने क्या किया? हरिया देवी से शादी की। हरिया देवी कौन थी? हरिया देवी थी जो विदेशी जाति थी ना, हूण जाति, हूण राजकुमारी। और क्या था ये? अ से अल्लज, अ से आलू रावल और अ से आलसी। और आलसी व्यक्ति ने क्या किया था? नौकरशाही की शुरुआत इसके अलावा और क्या किया? इसके अलावा और इसने किया था राजधानी। ये आ गया नया प्रश्न। राजधानी क्या बनाई थी इसने? राजधानी आहट। इसके अलावा और क्या बनाया था इसने? मंदिर, वराह मंदिर और जगत अंबिका मंदिर। जगत अंबिका मंदिर। चलिए, आपको याद आए नहीं आए, मैं बता ही देता हूं क्या किया था। लकुलिश मंदिर। लकुलिश कौन थे? लकुलिश थे पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक, जिन्होंने पाशुपत संप्रदाय शुरू किया। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक। मंदिर बनवाया, वो भी कहा? यही कैलाशपुरी में, एकलिंग जी के मंदिर के साथ। इसके अलावा एक और मंदिर था जो नागदा में बनवाया था, सहस्त्रबाहु या सास बहू। सास बहू मंदिर। शक्ति कुमार क्या? कमजोर शासक। तो शक्ति कुमार क्या है? कमजोर शासक। किसने आक्रमण किया था? आक्रमण किया इसके समय में परमार मुंजी ने। परमार मुंजी। और इसका भतीजा यहां पे रहा था, भोज परमार, जिसने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था। त्रिभुवन नारायण का मंदिर।
देखिए सब, अब जिसने भी कल की क्लास देखी ना, उनको ये सब बहुत न्यू आसानी से याद आ रहे हैं, हमें बहुत आसानी से समझ में आ रहे हैं। उनको आगे से आगे सब याद होगा। त्रिभुवन नारायण के मंदिर के अलावा और क्या बनवाया था? भोजसल तालाब, भोजसल तालाब। और आखिरी था रणसिंह, कब? 1058 ईस्वी। इसके लिए सिर्फ इतना कहा जाए, इसके दो पुत्र थे, क्षेम सिंह और राह। ये शॉर्ट रूप से गुहिल वंश को हमने पूरा एक एक चीज को डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन अब सबको एक साथ देख लिया। गुहिल वंश की स्थापना करी गुहिल ने। अब क्या, कोई भी चीज पे स्टेबल की जाती है, फिर उसमें कोई असामाजिक तत्व आ जाते हैं, तो ये असामाजिक तत्व आ गया था, लेकिन फिर उस चीज को स्टेबल करने के बाद और बेहतर बनाया जाता है, तो वो बनाया बप्पा रावल ने। बप्पा रावल इतने प्रतापी शासक की दूर दूर तक, मध्य एशिया तक, ईरान से इराक तक अपना शासन फैलाया है। फिर अल्लाह की आलू रावल, ये भी और आगे निकला। इसने तो विदेशी राजकुमारी से शादी कर ली, एक नई राजधानी बनाई आहड़, जो एक समृद्ध नगर था और व्यापारिक केंद्र था। अगले हैं शक्ति कुमार। शक्ति कुमार एक कमजोर शासक। इसके समय में आक्रमण किया परमार भूंज ने, और भोज परमार यहाँ पर रहा था चित्तौड़ में 1021 ईस्वी से 1031 ईस्वी तक। और रहकर क्या करा इसने? त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया, भोजसर तालाब बनवाया। और अब आखिरी शासक, इन सब के बाद जो आखिरी शासक थे इस वंश की, इस शाखा के, 1058 ईस्वी में, तो क्षेम सिंह और राह, इनके दो पुत्र थे। इनको थोड़ा पढ़ा लिख देते हैं। क्षेम सिंह, तो ये शॉर्ट में हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो हम क्षेम सिंह और राह यहाँ तक पढ़ चुके थे। जान लिया था 1058 ईस्वी तक का मेवाड़ का इतिहास क्या था। तो 566 ईस्वी से 1058 ईस्वी तक का इतिहास हमारे पास है। अब आगे चलना, तो चलते हैं। तो रणसिंह, जिसको कर्ण सिंह भी कहा, एक 1058 इसके दो पुत्र थे। एक था क्षेम सिंह और दूसरा राहब। क्षेम सिंह ने क्या करा? क्षेम सिंह ने शासक बनकर रावल शाखा को बढ़ाया। राहब ने क्या करा? सिसोदा, ठिकाने की स्थापना कर राणा शाखा की शुरुआत की।
राणा शाखा की शुरुआत। यही राणा शाखा आगे जाकर सिसोदिया कहलाए। हमने देख लिया ये। अब रण सिंह से मेवाड़ का शासन किया क्षेम सिंह के पास। क्षेम सिंह अब आगे बढ़ेगा तो क्षेम सिंह के दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। तो आइए सामंत सिंह को जानते हैं। शुरुआत करते हैं सामंत सिंह से। ये जो सामंत सिंह था ना, तो आपने एक नाम जरूर सुन रखा होगा, पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। सामंत सिंह उसी पृथ्वीराज चौहान का मित्र था। मित्र होने के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान की जो बहन थी, जिसका नाम था पृथा या पृथ्वीबाई, उस पृथ्वीबाई से विवाह हुआ था सामंत सिंह। तो पृथ्वीराज चौहान का जीजा जी भी हो गए, पृथ्वीराज चौहान का मित्र भी हो गए। लेकिन अब इसी कारण से अब बात आती है, इसी कारण से जो नाडोल जो जालोर में है, नाडोल का चौहान शासक था केतु या कीर्तिपाल जिसको कहते हैं। वो इससे चलने लग गया क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान से मन में बैर रखता था। तो पृथ्वीराज चौहान का जो भी मित्र है, जो भी संबंधी है, वो उनसे भी बैर रखता है। तो सामंत सिंह से बैर रखने लग गया। तो देखते हैं ये क्या था, पृथ्वीराज चौहान का मित्र। पत्नी और बहन पृथ्वीबाई या पृथा, ये नाम है। तो क्या हुआ, नाडोल का शासक कीर्तिपाल चौहान, इसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। कब हुआ ये सब? ये सब बात है 1172 ईस्वी की। ये सब बात है 1172 ईस्वी की। अब जो ये कीर्तिपाल है ना, ये यहां पर रहा 1178 ईस्वी तक। क्यों? अब देखना आगे क्या होता है। तो ये सामंत सिंह मेवाड़ को छोड़कर चला जाता है नीचे। कहां? वागड़ में। अब ये सोचता है कि भैया वहां तो अपन जीत पाएंगे नहीं, तो यहीं एक राज्य की स्थापना करता है और यही राज्य
बना रहा राज्य की स्थापना। इसी वागड़ क्षेत्र को बड़ौदा या डूंगरपुर के नाम से भी जानते हैं। अब सामंत सिंह तो यहां रहने लग गए, लेकिन उसका छोटा भाई था कुमार सिंह से सहन नहीं हुआ। कुमार सिंह गया यहां पर 1100 इस समय कुमार सिंह और इस कीर्तिपाल चौहान को भगा दिया और अधिकार कर लिया मेवाड़ पे। कीर्तिपाल चौहान को लौटा दिया वापस। ठीक है बच्चों, तो एक बार समझ लेते हैं इसको क्या चल रहा था, क्या हुआ था। जो ये मेवाड़ पर पृथ्वीराज चौहान से बैर रखने वाले कीर्तिपाल चौहान ने हमला कर दिया। कब किया? 1172 ईस्वी में। तो सामंत सिंह वहां से राज्य छोड़कर नीचे आ बसा वागड़ क्षेत्र में। यह क्षेत्र मारवाड़ के नीचे ही एक डूंगरपुर है, इसको डूंगरपुर के नाम से जानते हैं। डूंगरपुर या बड़ौदा के नाम से जानते हैं। यहां राज्य की स्थापना कर ली और यहां रहने लग गए। लेकिन जो इसका छोटा भाई था कुमार सिंह, इससे तो सहन नहीं हुआ। इसने कि भैया मैं तो नहीं रुक सकता, मैं तो जाऊंगा भैया दोबारा मेवाड़ में रहने पर। तो ये चल गया मेवाड़। और कीर्तिपाल चौहान को जैसे ही ये आया था वैसे ही इसको लौटा दिया वापस नाड़ो। और अब मेवाड़ का शासन हो गया कुमार सिंह। तो ये इतनी सी कहानी है। लेकिन इसके बाद एक और बात आती है कि जो ये था ना सामंत सिंह 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध वीर गति को प्राप्त हुआ। अब कुछ लोग यहाँ कह देते हैं कि तराइन का तृतीय युद्ध भी था, तो इस बात पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाली बात पेपर में नहीं आती। क्योंकि जिन भी बातों में ज़्यादा संशय होता है ना, वो वाली पेपर में नहीं आती। हमें सिर्फ ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या है। सामंत सिंह पृथ्वीराज चौहान का मित्र था, उसकी बहन थी पृथ्वीबाई। 1172 ईस्वी में नाडोल के कीर्तिपाल ने हमला करा, तो सामंत सिंह अपना राज्य छोड़कर वागड़ में आ बसा। वागड़, बड़ौदा, डूंगरपुर जिसको नाम से जानते हैं, वहीं राज्य की स्थापना करी और रहने लगे। कब तक? 1178 ईस्वी तक तो ये कीर्तिपाल चौहान यहीं रहा। लेकिन जो छोटा भाई था कुमार सिंह, उससे ज़्यादा समय रुका नहीं गया, तो उसने हमला कर दिया कीर्तिपाल चौहान और कीर्तिपाल चौहान को लौटना पड़ा। तो ये कहानी इतनी। इसको एक बार उतार लो, फिर हम आगे लिख लेंगे। ठीक है, यहीं पर लिख लेना काम करो।
नाड़ोल के कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। कब से कब तक? 1172 ईस्वी से 1178 ईस्वी। फिर क्या हुआ? 1179 ईस्वी में कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को हरा कर पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। तो यही थे इनके बारे में। यहाँ लिखेंगे सामंत सिंह ने वागड़ में नए राज्य की स्थापना की। ग्यारह सौ 91 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सामंत सिंह को हमने पहचान लिया। क्या था सामंत सिंह? पृथ्वीराज चौहान का मित्र था। उसकी बहन पृथ्वी भाई का पति था, पृथ्वीराज चौहान का जीजा। पृथ्वीराज चौहान के लिए उसने वीर गति को प्राप्त हुआ तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में। और क्या हुआ? इस पर कीर्तिपाल चौहान जो नाडोल का शासक था उसने आक्रमण किया। तो ये मेवाड़ छोड़कर नीचे जा बसा, वागड़ को अपना राज्य राजधानी बनाकर वहां रहने लगा। लेकिन इसका छोटा भाई था जो कुमारपाल पुनः मेवाड़ लौटा और 1179 ईस्वी में उसने नाड़ोल के कीर्तिपाल को हराकर वापस भेज दिया और मेवाड़ पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। तो अब जिस शासक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसको उस समय का सबसे प्रतापी शासक कहते थे, वो था जैत्र सिंह। तो आज हम पढ़ते हैं जैत्र सिंह के बारे में। जैत्र सिंह इसका समय बताया जाता है 1213 से 1253 ईस्वी। जैत्र सिंह अब नाडोल के कीर्तिपाल ने हमला जब किया था तब ये बहुत छोटा था, छोटे ही तो इसके दिमाग में खनक थी, बदला लेने की भावना चढ़ रही थी। इसने कि भाई जिसने मैं इतना शक्तिशाली हूं, तो जिसने मेरे राज्य पर हमला करा, मेरे परिवार को दुखी किया, तो उनसे तो बदला लेके रहूं। तो भैया ये गया। तो जैत्र सिंह इसको 5 आंखों वाला शासक कहते हैं। 5 आंखों वाला शासक। एक ऐसा शासक
जिसकी प्रशंसा उसके विरोधी भी करते थे, उसके विरोधी भी करते थे। तो इसने क्या करा, नाड़ोल के शासक उदय सिंह पर आक्रमण कर दिया। उदय सिंह पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। तो ये रहा नाड़ोल, ये रहा मेवाड़। उदय सिंह और ये जयद्रथ सिंह। तो मित्रों, मैं लिखाने से ज़्यादा ये ऐसे चित्र बनाकर पढ़ाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि जितना मैंने जाना है, जब हम चित्र या किसी इमेज को देखते हैं तो वो इमेज कल्पना में हमारे अंदर बैठ जाती है और हमें ज़्यादा समय तक वो चीज़ याद रहती है। तो मैं इससे ज़्यादा ऐसे लिखाना पसंद करता हूँ। वो आपकी इस बारे में राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है ना? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हमको एग्ज़ाम में अपने आप में आत्मविश्वास चाहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अपनी समझ को बढ़ाना। और समझ ऐसे लिखी हुई चीज़ों से नहीं बढ़ती, जब तक हम उस चीज़ को इमेजिन नहीं करते, उसकी इमेज नहीं बनाते, उसको बड़े ढंग से समझते नहीं, तब तक हमारी ना तो समझ बढ़ती है ना आत्मविश्वास बढ़ता है। तो अब देखो इसमें क्या, नाड़ोल का शासक उदय सिंह, मेवाड़ का जयद्रथ सिंह। जयद्रथ सिंह जयद्रथ सिंह ने उदय सिंह को हरा दिया। तो उदय सिंह ने कि भैया हार मान ली मैंने, तो मेरे पूर्वजों ने जो भी करा मेरे को तो माफ कर इसके लिए। तो फिर उदय सिंह ने क्या करा, अपनी पौत्री रूपा देवी का विवाह जयद्रथ सिंह के पुत्र तेज सिंह से करवाया कि भैया अब तो हम समझी हो गए हैं, हम में अब कोई लड़ाई नहीं रहनी चाहिए, तू भी सुखी रहे, मैं भी सुखी रहूं, धन्यवाद। तो एक चैप्टर तो जयद्रथ सिंह का यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन उस समय दिल्ली का सुल्तान था गुलाम वंश का, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को जयद्रथ सिंह की प्रसिद्धि से बहुत जलन होने लगी। पहला तो क्या करा उसने, नाड़ोल के शासक को हरा दिया। उसके बाद जयद्रथ सिंह ने गुजरात और मालवा को भी पराजित कर दिया। तो इससे इल्तुतमिश को डर लगने लगा कि यार जो इतना बढ़ता जा रहा है कहीं मेरे लिए मुसीबत नहीं बन जाए। तो इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। तो दिल्ली के गुलाम वंश का इल्तुतमिश जयद्रथ सिंह से चलने लग गया। अब क्या हो,
जयद्र सिंह से चलने लग गया तो कहा जाता कि इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसने इल्तुतमिश ने 1222 से लेकर 1229 ईस्वी तक इनके मध्य कहीं बड़े छोटे अन्य प्रकार के युद्ध हुए, लेकिन इनमें जो सबसे प्रमुख युद्ध है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध जिसका समय बताया जाता है 1226 ईस्वी, जो हुआ जयद्र सिंह vs इल्तुतमिश। जयद्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच, और जीता कौन? विजेता। अब विजेता तो हो गया, लेकिन इसमें एक काम हो गया। जो इल्तुतमिश की जो सेना थी ना, इन्होंने जाते जाते जितने भी समय आक्रमण किया उसमें एक काम हो गया। याद करो, सबसे पहले राजधानी कौन सी थी? गोहिल ने बनाई थी नागदा। बप्पा रावल के समय भी वही थी, लेकिन अल्लाह के आलूराव ने राजधानी किसको बना दिया था? आहड़। ठीक है, और उसी आहड़ को नष्ट कर दिया। इल्तुतमिश ने राजधानी आहड़ या आघाट को नष्ट कर दिया। जब नष्ट कर दिया तो अब तो भैया नई राजधानी बनती है, तो नया प्रश्न आएगा, पहले इसको उतार दो। तो एक बार इसको देख लेते हैं। जयद्र सिंह को 5 आंखों वाला शासक कहा जाता था, एक ऐसा शासक जिसकी प्रशंसा उसके विरोधी भी करते थे। नाड़ोल के शासक उदय सिंह पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। बदला लिया भैया, ठीक है ना? तो बदला लिया था, बदला। उदय सिंह को हरा के तो उदय सिंह ने हार मान ली और अपनी पुत्री रूपा देवी का विवाह कर दिया जयद्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ। विवाह हो गया, यहाँ एक कहानी खत्म हो गई। फिर जयद्र सिंह ने आगे बढ़ते हुए गुजरात और मालवा को भी पराजित किया, लेकिन इल्तुतमिश वहां बैठा बैठा चल रहा था कि वो इतनी ताकत कैसे बढ़ा रहा, तो इल्तुतमिश ने उस पर आक्रमण करना शुरू किया। तो गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि इल्तुतमिश ने 1222 से 1229 ईस्वी तक इस पर हमला किया। इतने समय तक इनके मध्य युद्ध चलते रहे, लेकिन इतने सारे युद्धों में जो सबसे प्रमुख युद्ध है 1226 ईस्वी में हुआ, वो था भूताला का युद्ध। और जीता किसने? मेवाड़ के शान जयद्र सिंह ने। लेकिन इसमें यह हुआ कि इल्तुतमिश ने राजधानी आहड़ आघाटपुर को नष्ट कर दिया। तो अब शुरुआत होगी नई। राजधानी नष्ट हो चुकी है। अब जब राजधानी नष्ट हो चुकी है तो अब नई राजधानी बनाई जाएगी। तो जयद्र सिंह ने अपनी नई राजधानी बनाई
चैत्र सिंह ने नई राजधानी चित्तौड़गढ़। तो यहां राजधानी चेंज हो गई है, देखो आहड़ एंड चित्तौड़गढ़, तीसरी राजधानी। यही प्रश्न बैठते हैं कि चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी प्रथम बार किसने बनाया, नागदा को राजधानी किसने बनाया, या आहड़ को राजधानी किसने बनाया। तो यही चैत्र सिंह की इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा और बात, कर्नल जेम्स टोड, को उस समय का सबसे प्रतापी शासक मानते हैं। और इसके लिए कहा जाता है कि मध्यकाल का स्वर्ण युग, मध्यकाल का स्वर्ण युग था चैत्र सिंह का समय, चैत्र सिंह का शासन का। तो चैत्र सिंह के बारे में इतनी बातें काफी है। क्या क्या एक बार देख लेते हैं। चैत्र सिंह ने क्या किया, नाजौल के शासक पर आक्रमण किया। बदला लेने के लिए उसे हराया उदय सिंह को, तो उसने अपनी पोती का विवाह कर दिया इसके पुत्र तेज सिंह के साथ। दूसरा, इल्तुतमिश से देखा नहीं जा रहा था इसकी प्रसिद्धि को, तो इल्तुतमिश ने इन पर आक्रमण किया, लेकिन भूताला के युद्ध में उसको धूल चटाई चैत्र सिंह ने। अब आहड़ जो आघटपुर राजधानी थी वो नष्ट हो चुकी थी, तो उस राजधानी की जगह नई राजधानी बनाया चित्तौड़गढ़। उस समय का सबसे प्रतापी शासक, मध्यकाल का स्वर्ण युग कहते हैं इसके शासन का, मेवाड़ के मध्यकाल। इसमें एक बात और, मेवाड़ के मध्यकाल का स्वर्ण युग का। तो यहाँ पर चैत्र सिंह समाप्त होता है, लेकिन चैत्र सिंह के बाद शुरुआत होती है इनके पुत्र तेज सिंह की। तेज सिंह ने अपनी उपाधियां धारण कर रखी थी, ये सुनिए। उपाधि महाराजाधिराज, परमेश्वर, और परमेश्वर। लेकिन तेज सिंह के समय में जो सबसे प्रमुख काम हुआ वो देखिए। प्रथम चित्रित ग्रंथ जो तेज सिंह के समय में लिखा गया, श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्रचूर्ण,
इनके समय में जो ग्रंथ लिखा गया श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, यह पहला चित्रित ग्रंथ। मतलब पहले जो ग्रंथ लिखे जाते थे सिर्फ भाषा के रूप में, लेकिन चित्र बनाकर जो ग्रंथ लिखा गया वो पहली बार इन्हीं के शासन में लिखा गया 1260 ईस्वी। इनका समय काल है 1253 से 1273 ईस्वी। ये हुआ 1260 में। और इसी समय 1260 में गुजरात के बीसल देव को हराकर चालुक्यों की उपाधि उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप। अब जो ये ऐसे नाम रहे ना, इनको एक साथ याद करने की कभी कोशिश मत करो। कैसे याद करना बताओ, अलग अलग पढ़ो। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, मुझे ये पता है किस लिए याद है, एक धुन बनी हुई है इसके, कोई सा भी नाम हो उसके पीछे एक धुन होती है, अगर हम उस धुन को पकड़ ले तो वो हमें याद है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये सूत्र चूर्णी जो ये नाम आता है ना, तो इस धुन को पकड़ लो तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये तो नाम भी इतने स्पेशल अपने आप याद है। और इसको लिखा था किसने? कमल चंद्र ने। किसने लिखा था? कमल चंद्र। चालुक्यों की उपाधि, अब इसको ऐसे उमापति कौन है? भगवान शिव। उमा कहा जाता है माता पार्वती। वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप, कितना शानदार नाम है, उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप। ये इन्होंने उपाधि हासिल की। इनके समय में एक और काम था, रानी जयतल्ल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो इतना उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बचा है आज का आखिरी शासक, समर सिंह। इसका समय बताया जाता है 1273 से 1301 ईस्वी। अब इसके बारे में क्या कहें? जो समर सिंह है ना, ये क्या है, जैन आचार्यों से बहुत प्रभावित था। उन जैन आचार्यों के कारण इसने अपने राज्य में जीव हिंसा पूरी तरह बंद की, और यही इसकी सबसे प्रमुख बात है। तो यही लिखता है, जैन आचार्य अमित सिंह सूरी के कहने पर अपने राज्य में
जीव हिंसा पर रोक लगा दी। अब ये बात हमें कहां से पता चलती है? तो अचलगच्छ एक जगह है, वहां पर एक पट्टावली लगी हुई है, पट्टावली। तो अचलगच्छ की पट्टावली से हमें इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके दो पुत्र थे। एक कुंभकर्ण और दूसरे का नाम है रतन सिंह। अब हम वहीं पहुंच रहे हैं। ये रतन सिंह वही है, रानी पद्मिनी वाला रतन सिंह। लेकिन आज की क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए रानी पद्मिनी को हम कल पढ़ेंगे। कुंभकर्ण और रतन सिंह, इसके अलावा इनको जाना जाता है, इनके यहाँ विद्वान थे भावशंकर, दयाशंकर। 3 शिल्पियों के नाम भी मिलते हैं। शिल्पी कर्म सिंह, पदम सिंह और कैल सिंह। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इन्हें शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया। मतलब जो दूसरे शत्रुओं की शक्ति को छीन ले, अपहर्ता। इनके समय में 8 शिलालेख मिले। 8 शिलालेख। आबू शिलालेख, जिसमें इनको क्या कहा, तुर्कों से गुजरात का उद्धार। दरीबा शिलालेख, और एक और मिलता है चिरवा शिलालेख। चिरवा में क्या लिखा गया? शत्रुओं के संहार में सिंह के समान सदृश्य ये कितने हो गए? 1 2 3 और 5 शिलालेख मिले चित्तौड़गढ़ से। अब बात आती है, ये इनका पूरा हो गया। क्या क्या है इनकी मुख्य बात? जीव हिंसा पर रोक लगाई। किसके कहने पर? जैन आचार्य अमित सिंह सूरी के कहने पर।
हमें ये बात कहाँ से पता चलती है? हमने क्या अचलगच पिट्ठावली में जब हमने ढूंढी ना तो हमको ये लाइन मिली कि हाँ इनके लिए ये बात। इनके 2 पुत्र थे, कुंभकर्ण और रतन सिंह। इनके दरबार में विद्वान थे भावशंकर और दयाशंकर। शिल्पी थे कर्म सिंह, पदम सिंह और केवल सिंह। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनको शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया। आज शिलालेख मिले हैं, एक आबू से मिला है, एक दरीबा से मिला है, एक चिरवा से मिला है। आबू शिलालेख में इनको तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा गया। वहीं चिरवा शिलालेख में शत्रुओं के संहार में सिंह के समान सदृश्य, और बाकी के 5 शिलालेख चित्तौड़गढ़ से। अब जो ये कुंभकर्ण था ना, समर सिंह की आज्ञा से कुंभकर्ण ने नेपाल में रावल शाखा की नींव डाली। तो ये सभी क्वेश्चन है, आप इनको करके देखिए। अगर आपको जवाब आते हैं तो कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर देने की कृपा करें, इससे आपकी तैयारी और बेहतर बनेगी।